वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो हम 7वें चरण से ही शुरू होते हैं जहां पर कि चुनाव होना। 7वें चरण में जहानाबाद साफ दिख रहा है कि जहानाबाद सीट फंस नहीं रही है, बल्कि वहां से आरजेडी को क्लियर कट बढ़त दिखाई पड़ता है। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अरुण कुमार वहां पर खड़े हैं, वहां पर आशुतोष खड़े हैं। जितना वोट काटेंगे वो वोट एनडीए का ही कटेगा, इसलिए। और वहां पर जो एक समाज है जो कि मानता है कि जहानाबाद उसका सीट है, भूमिहार समाज, उसको लगता है कि हमारी सीटें नीतीश कुमार ने छीन ली, चंदेश्वर चंद्रवंशी को दे दी, हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि ये जाएंगे कहां, ये एनडीए को ही वोट देंगे, इसलिए हम इस बार वोट एनडीए को नहीं देंगे, हम अरुण कुमार को दे देंगे, हम आशुतोष को दे देंगे। अब देख लीजिए, अगर ये लाख वोट पड़ गया या आप जान लीजिए 50,000 से ऊपर भी वोट पड़ गया, तो मुझे साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी। वैसे एनडीए के द्वारा जोरदार प्रयास किया जा रहा है। विजय सिन्हा मौजूद हैं, अशोक चौधरी मौजूद हैं, कई दिग्गज नेता कैंप किए हुए हैं, कई जेडीयू के एमएलए वहां पर घूम रहे हैं, राजकुमार सिंह घूम रहे हैं, ऐसे कई लोग घूम रहे हैं जो कि पार्टी के सचेतक भी हैं और उसी समाज से आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो कितना बड़ा प्रभाव डाल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि 7वें चरण में एक श्योर शॉर्ट सीट जो कि आरजेडी को मिलने जा रही है वो जहानाबाद है। ये बात आप जान लीजिए। जो मुझे दिख रहा है कि साफ बढ़त है, पिछले चुनाव साफ बढ़त है, क्योंकि पिछले चुनाव का भी आप देखें तो 1757 सीट से तो मुझे दिख रहा है कि आरजेडी को क्लियर कट बढ़त वहां पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब परिणाम देखिए, अंत में परिणाम ही तय करेगा। जनता जनार्दन है, तकरीबन 19-20 लाख मतदाता होते हैं, कब किसका मूड किधर बदल जाए, किसके फेवर में क्या चीज स्विंग कर जाए। लेकिन जो हमने वहां पर देखा, हमने समझा, परखा, वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। और आप भी हमारे साथ थे, हमने लोगों से कई रास्ते में बात की, उनसे समझने का प्रयास भी किया। अब आइए 7वें चरण में एक और सीट है काराकाट। काराकाट को लेकर के है कि पवन सिंह का ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन इधर राजनाथ सिंह होकर के आए हैं। अब काराकाट को लेकर के बहुत तरह की चर्चा है कि काराकाट में अगर राजपूत वोट कर देता है पवन सिंह को, तो उसका खामियाजा आरा में आरके सिंह को भुगतना पड़ सकता है। अब आप इस बात को समझिए, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इस तरीके से होता है तो इसका सीधा सीधा असर आराम में पड़ेगा। और ये मैसेज, ये पैगाम काराकाट में जनता के बीच में भेजा जा रहा है। आप जान लीजिए, कई सारे लोग वहां कैंप किए हुए हैं, हर हालत में चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जीते। अब सवाल उठता है कि 1.25 लाख 1.5 लाख वोट पर बैठे हुए पवन सिंह धीरे धीरे अब उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, कई सारे उनके समर्थक नाराज होंगे, मैं ये बोल रहा हूं उनके समर्थक नाराज होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे ग्राफ गिरता जा रहा है। क्योंकि कोई लोग नहीं चाहता उसका वोट बर्बाद हो, कोई लोग ये नहीं चाहता कि अगर आप पवन सिंह को चूज करने जाएं, जो बहुत सारे लोग जो एनडीए के समर्थक हैं वो पवन सिंह की तरफ देख रहे हैं, उनको नहीं लगता कि हम अगर वोट पवन सिंह को दे दिए तो ऐसे लोग नहीं चाहेंगे कि माले जीत जाए। क्योंकि आप ये नहीं भूलें, उधर से राजा राम सिंह कुशवाहा माले के प्रत्याशी हैं। और माले को या तो लोग लाइक करते हैं या साफ तौर पर डिसलाइक करते हैं। और डिसलाइक करने की वजह क्या है, ये आपने सीवान में देखा है अंकित, कि कैसे वहां पर सवर्ण जो है हिना साहब के साथ घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि जेडीयू के प्रत्याशी थे, रमेश कुशवाहा की पत्नी थी, लेकिन उनका बैकग्राउंड माले का रहा है, इसलिए सवर्ण लोगों को लगता था कि हम क्यों नहीं हिना साहब के पक्ष में खड़े हो जाएं। और ये बहुत हैरान करने वाला दृश्य हमें दिखाई पड़ता था कि हिना साहब के पीछे लोग भगवा धारी घूम रहे थे बड़ी संख्या में। वो तो ऐसा था स्थिति वहां पे, वो चुनाव लड़ा रहे हैं ऐसा लग रहा था। यही मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये सारा चीज देख पा रहा हूं तो मुझे इसमें एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है कि आप जहानाबाद में कह सकते हैं क्लियर कट बढ़त है, लेकिन काराकाट भी फंसी हुई है। ये कहीं भी जा सकती है, ये माले के तरफ भी जा सकती है, ये उपेंद्र कुशवाहा के तरफ भी जा सकती है। अब आ जाइए बक्सर, बक्सर भी फंसी हुई, ये किधर भी जा सकती।
तो अगर आप 7वें चरण में बात करें तो ये 3 सीट बक्सर, काराकाट और जहानाबाद, ये 3 सीट पे लड़ाई बहुत अच्छी है। जहानाबाद में आरजेडी को क्लियर कट बढ़त है, काराकाट और बक्सर किसी भी तरफ जा सकता है। हाँ। यहां पर सुधाकर सिंह भी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन ब्राह्मण डोमिनेटेड क्षेत्र है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है। एक बात याद रखिएगा अंकित, हाँ। और ये मैं बार बार कहता हूं, और मैं इस चुनाव में यही गंभीरता पूर्वक देख रहा था। जो कभी लालू प्रसाद जिसको जिन कहते थे ना, वो अति पिछड़ा वोटर, वही अब प्रधानमंत्री मोदी का जिन बन गया। और वही जिन किसके पक्ष में जाएगा और वही खेल सारा बदल देगा। वो आपको सड़क पे बोलता हुआ खूब नजर नहीं आता है, वो चिल्लाता नजर नहीं आता है, वो अपनी बातें जोर से करते हुए नजर नहीं आता है। आपको याद आता है, हम लोग हाजीपुर में महनार में घूम रहे थे, कुछ दुकान पे लोग ऐसे, जब हम बात करना चाहे माइक निकाल करके, तो वो लोग बात कर नहीं रहे थे। कहे हमें क्या मतलब, हम तो व्यापारी लोग हैं, हमें क्या मतलब, हम कानू हैं। कोई बोले हम हलवाई हैं, हम ये हैं, हमें अपने व्यापार से मतलब है। लेकिन हम लोग ने जैसे ही अपना माइक अंदर रखा, चाय पीनी शुरू की, पकौड़ा खाना शुरू किया, और अंत में जब बात करनी शुरू की, तो क्या कहना शुरू किए वो लोग कि देखिए हम लोग तो मोदी को देखते हैं, हम लोग को राशन दिया, ये दिया, वो दिया। तो अब सवाल उठता है, जो वो मतदाता इस तरह की बात कर रहा है, वो करेगा क्या? वो क्या करेगा असलियत में? उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो चुप रहता है, पर वो करेगा क्या, उसके हिसाब से रिजल्ट तय होगा। और जब आप उनको अंदर से टटोलने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किधर जा रहा है, वो कर क्या रहा है। मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता बन चुके हैं बिहार के। इनफैक्ट अभी के सबसे बड़े नेता बिहार के वही हैं। पर लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है। तेजस्वी यादव को मैं अगर इसी तरीके से चलता रहा, तो मैं साफ देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री हैं। इसमें उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कई सारे वोटर्स हमें मिले। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में अपर कास्ट के वोटर थे, हम लोगों ने उनकी जाति भी पूछ ली, और उनका क्या कहना था कि लोकसभा में मोदी और विधानसभा में हमें तेजस्वी चाहिए। तो इस तरीके से तेजस्वी ने वाकई A to Z की पार्टी बनाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है, और उसी का परिणाम आपको दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी वो कई सीटों पर बड़ा डेंट पहुंचा रहे हैं। पर वो लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इससे ज्यादा समीकरण जो सेट किए हैं, जैसे मैंने बक्सर में देखा कि जो बसपा का कैंडिडेट लड़ा है, वो भी लगभग लाख सवा लाख वोट पिछले लोकसभा चुनाव में पाया है। अब वो दलितों का वोट है, जो नरेंद्र मोदी की जो कहते हैं कि फ्री राशन और ये सब चीजें, वही वोटर है बसपा वाला। अगर वो उतना काट लेता है, फिर ददन पहलवान जो कि जदयू के नेता थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद मिश्रा के बारे में ये कहा जा रहा है कि गांव गांव में इतना तेजी से जा रहे हैं और यूथ में उनकी लोकप्रियता है। अब छोटे छोटे भी वोट अगर काटते हैं तो फिर बक्सर का तो रास्ता तो उसमें देखिए, अच्छा एक चीज और है कि एक ही बार जब 97 से बीजेपी लगभग लगातार जीत रही, एक चुनाव सिर्फ हारी है, वो इनके पिताजी से ही हारी है बीजेपी। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं कि 2009 में इनके पिताजी ही जगतानंद सिंह चुनाव जीते हैं। जगतानंद सिंह बड़े रेस्पेक्टेबल लीडर हैं, उनका इमेज भी बड़ा साफ है। पर आप दूसरे तरीके से ये देखिए कि एक तरफ इधर आनंद मिश्रा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ददन पहलवान नुकसान पहुंचा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाने की हैसियत में है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ददन पहलवान भी कोई छोटे नेता नहीं है। यादवों में उनकी अच्छी बड़ी पकड़ है। अगर वो लाख क्रॉस कर जाते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, अति पिछड़ा समाज वहां क्या करता है। तीसरा, एक बात मैं अंकित कहना चाहूंगा, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये ब्राह्मण और भूमिहार मतदाता जो है, समझ गए, ये बाय एंड लार्ज मोदी के मतदाता है। हाँ, वो एक दो सीट पर स्थानीय उम्मीदवार के चलते कुछ टूट जाए, ये बात आप बदल जाते कुछ हैं। टूट जाए, लेकिन वोट आते आते तक आप देखेंगे कि बहुत स्थिति में परिवर्तन नजर आए। बिल्कुल। तो वैशाली में टूट जाए मैं मान सकता हूं, हाँ, लेकिन और जगह पे स्थिति ऐसी होगी वो मैं नहीं मानता।
इसलिए जहां तक आनंद मिश्रा का सवाल है, जो अभी आपको यूथ उनके साथ घूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप वोटिंग के दिन देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ यूथ के बीच में वो रह गए, वो संख्या 20-30 हजार भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी तरफ सुधाकर सिंह हैं, वो बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं, उनका संबंध किसानों से भी रहा है और किसान हर जाति के किसान होते हैं, इसलिए उनकी अपनी छवि भी है, अपनी पकड़ भी है, किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं और जमीन से हमेशा जुड़े रहे, इसलिए वहां लड़ाई अच्छी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 7वें चरण में बक्सर काराकाट में फंसी हुई है लड़ाई, मामला फंसा, वो किसी भी तरफ जा सकता और एक जहानाबाद में आरजेडी को क्लियर कट बढ़त दिखता है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो आप आ जाइए पाटलिपुत्र, मुझे आपको भी याद होगा कि लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, लड़ाई अच्छी जरूर होगी, हर कोशिश की जा चुकी है, लेकिन पाटलिपुत्र में भी रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र बहुत दिल से मदद नहीं कर रहे हैं मीसा भारती, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मुझे बहुत लालू यादव ताकत लगाए हुए हैं, राबड़ी देवी रोड शो कर रही हैं, लेकिन वहां पर लोग, हर कास्ट में लोग राम कृपाल यादव को पसंद करते हैं, इसलिए मुझे वहां पर राम कृपाल यादव को बढ़त दिखाई पड़ता है। अब आइए आरा में आरके सिंह का बहुत काम है, आरके सिंह का बूथ मैनेजमेंट भी बहुत जबरदस्त होता है, उनके विरोध में सुदामा प्रसाद खड़े हैं माले से, मुझे नहीं लगता कि आरा किसी भी तरीके से आरके सिंह हारेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता कैसे पलट जाएगी, कब नाराज हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आरा का कनेक्शन काराकाट से भी है, इसलिए कुछ भी स्थिति हो सकती है। तो और सासाराम, जहानाबाद, इन सब जगह की बात हमने कर ली। और नालंदा नीतीश कुमार का घर है, कौशलेंद्र कुमार जीतेंगे ही जीतेंगे, क्लियर कट एज है। मुझे सासाराम में भी एज दिखता है, शिवेश राम है, वो भी जीतेंगे। तो कुल मिलाकर के आप 7वें चरण में देखिए तो 3 सीटें फंसी हुई हैं और उसमें 2 सीट कुछ भी हो सकता है। जहानाबाद में आरजेडी को बढ़त है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।